रेडियो मिर्ची, रेडियो एफएम, रेडियो सिटी, एफएम तड़का, इन सब का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये रेडियो चैनल्स हैं जिन्हें आज भी लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। वैसे एक दौर था जब टेलीविजन बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करता था और रेडियो ही मीडिया का एक पावरफुल मीडियम हुआ करता था। देश, दुनिया और मनोरंजन जगत की सभी खबरें रेडियो के थ्रू ही लोगों तक पहुंचती थी। उस समय रेडियो रखना, रेडियो सुनना और रेडियो के कार्यक्रमों में भाग लेना गौरव की बात होती थी। हालांकि आज स्पॉटिफाई और यूट्यूब के दौर में रेडियो की पॉपुलैरिटी पहले से काफी कम हो गई है, लेकिन गांव में आज भी बड़े बुजुर्ग बहुत चाव से रेडियो सुनते हैं। रेडियो के इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज हम आधुनिकता के इस दौर में रेडियो के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि रेडियो की शुरुआत कैसे हुई, कौन है वो महान शख्स जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया और भारत में पहली बार रेडियो का ब्रॉडकास्ट कब शुरू हुआ। दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, सो प्लीज इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि रेडियो के आविष्कार के पीछे सिर्फ किसी एक इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर काम किया। तब जाकर हमारे हाथ में रेडियो नामक डिवाइस आया। ये डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करता था, जिन्हें खोजने का काम सबसे पहले ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। हालांकि मैक्सवेल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जैक्ट थ्योरी नहीं दे पाए थे, जिसके बाद ब्रिटिश साइंटिस्ट ओलिवर हेविसाइड ने इस खोज को आगे बढ़ाया, लेकिन वो भी इन वेव्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। ओलिवर के बाद हेनरिच रेडोल्फ हर्ट्ज ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काम करना शुरू किया और सालों तक मेहनत के बाद उन्हें इनमें सफलता मिल गई। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़े उन सभी सवालों का जवाब दिया जिसे उस समय तक साइंटिस्ट नहीं खोज पाए थे। हर्ट्ज ने इस खोज के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर एक किताब भी लिखी, जिनमें इन वेव्स को लेकर की गई खोजों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उस किताब के आने के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने उसे पढ़ा, जिनमें से जगदीश चंद्र बसु भी एक थे। उस किताब को पढ़ने के बाद साल 1895 में जगदीश चंद्र बसु ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को न केवल हवा बल्कि दीवारों और यहाँ तक कि लोगों के शरीर के माध्यम से भी वायरलेस तरीके से भेजा जा सकता है। बसु के इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत से लोग रेडियो के आविष्कार का श्रेय उन्हें ही देते हैं, जबकि बच्चों के स्कूली किताबों में रेडियो के आविष्कार के रूप में मार्कोनी को पढ़ाया जाता है। दरअसल एक तरफ जहां जगदीश चंद्र बसु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इटली में गुग्लिएल्मो मार्कोनी थे, जो इन वेव्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। और जब मार्कोनी ने इन वेव्स को पूरी तरह से समझने में कामयाबी हासिल कर ली, दिसंबर 1894 की रात थी जब मार्कोनी अपने घर की छत पर मौजूद लैब रूम से नीचे अपनी मां के रूम में आए। उन्होंने अपनी सोई मां को जगाया और उनसे अपने लैब रूम में चलने की जिद की। मां को पहले तो काफी अजीब लगा, क्योंकि मार्कोनी ने उनकी नींद खराब की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि उनका बेटा उनकी नींद यूं ही नहीं खराब कर रहा है, जरूर कोई बड़ी बात है। इसीलिए वो अपने बेटे के साथ उनके लैब रूम में चली गई, जहां पर मार्कोनी ने अपनी मां को एक घंटी दिखाई जो कुछ डिवाइसेस के बीच में टंगी हुई थी। अब मार्कोनी उस रूम के एक कोने में गए और वहां से उन्होंने एक की दबाई, जिससे हल्की सी चिंगारी की आवाज निकली और फिर अचानक से रूम में उनसे 30 फीट दूरी पर रखी घंटी बजने लगी। बिना किसी वायर के हेल्प से इतनी दूरी तक रेडियो वेव्स के साथ घंटी बजाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन मार्कोनी तो इससे भी कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। उन्होंने अपने रिसर्च को और आगे बढ़ाया और एक दिन की बात है जब मार्कोनी ने अपने बनाए हुए ट्रांसमीटर को पहाड़ी की एक तरफ और रिसीवर को दूसरे साइड लगा दिया और वहां पर अपने भाई को खड़ा कर दिया ताकि उससे मैसेज मिल सके। और जैसे ही उनके भाई को मैसेज मिला, वो खुशी से नाचने लगा। अपने भाई की इस खुशी को देखकर मार्कोनी को यकीन हो गया कि उनकी मशीन काम कर रही है। अपने इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मार्कोनी ने फाइनेंशियल हेल्प के लिए इटली सरकार के पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से अपील की, लेकिन उन्होंने मदद देने से इनकार कर दिया। लेकिन मार्कोनी निराश नहीं हुए। 22 साल की उम्र में वो अपनी मां के साथ इंग्लैंड आ गए, जहां पर 1896-1979 के बीच उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए डिवाइसेस से वायरलेस वायर से जुड़े कई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए।
1897 में मार्कोनी 20 मील तक रेडियो मैसेज भेजने में कामयाब रहे, जिसके बाद पूरे यूरोप में मार्कोनी का नाम का डंका बजने लगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, बिना वायर के मैसेजेस भेजने का इंसानों का सपना अब पूरा जो होने जा रहा था। मार्कोनी के बाद कैनेडियन साइंटिस्ट रेजिनाल्ड फेसेंडे ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू मैसेजेस भेजकर रेडियो की शुरुआत की थी। उस समय रेजिनाल्ड ने वायलिन बजाकर उसकी धुन को रेडियो वेव्स के थ्रू अटलांटिक ओशन में तैर रहे शिप्स तक पहुंचाया था। इसके बाद रेडियो का यूज मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए नेवी में होने लगा। हालांकि बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय रेडियो के इस्तेमाल को इल्लीगल बताया गया और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन बाद में इसकी यूटिलिटी को देखते हुए बीबीसी जैसी कई बड़ी कंपनीज ने पॉडकास्टिंग के लिए रेडियो का यूज करना शुरू कर दिया। अगर अपने भारत की बात करें तो यहाँ सबसे पहले साल 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब रेडियो को लेकर आया था। वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।